हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम फिर से अपना चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर जो जो पढ़ना है सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो एक बार हम फिर से पिछले क्लास की रिवाइज कर लेते हैं। पहले देखिए, पिछले क्लास में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर आपको बताया था कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके अंदर क्या क्या इवेंट यानी घटनाएं होती है उस सब के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखा था और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखा था। और इवेंट में अगर देखें तो गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़े थे हम बताए थे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में भी हम पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और पार्चुरेशन यानी डिलीवरी ऑफ बेबी के बारे में भी पढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं वहीं पे हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की भी बात करेंगे। ठीक है, इसमें हमने आपको बताया था कि कितने पार्ट्स होती है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हर एक पार्ट्स के बारे में हमने आपको थोड़ा ओवरव्यू दिया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर टेस्टिस होती है, स्क्रोटम होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्स होती है, भाषा एप्रेंटिया, एपिडिडाइमिस, भास डिफेंस, इजैकुलेटरी डक्ट और पेनिस होता है। जबकि एसेसरी ग्लैंड्स जो थे उसमें कॉपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स हम इसका नाम दिए थे, ये दो थी यानी कि पेयर्ड ग्लैंड था। प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो था वो सिंगल ग्लैंड था, एक ही ग्लैंड था, इसमें कोई भी पेयर नहीं था। और तीसरी जो ग्लैंड्स थी वो थी सेमिनल वेसिकल्स जो कि दो थी, ये भी पेयर्ड ग्लैंड्स थी। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने आपको ज़्यादा कुछ बताया नहीं था, केवल उसके नेमिंग करवाया था कि ओवेरी है, उससे लगा हुआ ओविडक्ट है जिसे फालोपियन ट्यूब भी बोला गया है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना है और एक्सटर्नल जेनिटलिया है। ठीक, और मेमरी ग्लैंड्स के बारे में हमने बताया था कि वहाँ पे लोब्यूल्स, मेमरी के अंदर लोब्यूल्स होती है, उसमें एल्वियोलाई होती है, ट्यूब्यूल्स, मेमरी डक्ट के बारे में एम्पोला, लैक्टिफेरस डक्ट और कहीं ना कहीं निप्पल के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये हम सब पढ़े थे। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो तीन फेज मेन फेज थे उसमें एक बताया था हम प्रोलिफेरेटिव फेज होता है, दूसरा लुटियल फेज होती है और तीसरा जो फेज होती है मेंस्ट्रुअल फेज होती है जिसमें ब्लीडिंग होता है। ठीक है, ये हम उस रोज़ देखे थे। और इसी में आपको हमने गैमेटोजेनेसिस के बारे में बताया था कि गैमेटोजेनेसिस में वो दो प्रकार के, मेल के अंदर अगर गैमेट बनता है तो उसे स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं और फीमेल के अंदर बनता है तो उसे oogenesis बोलते हैं। ये हमने पिछले क्लास में देख चुका था ये सब। अब हम इसमें और वहीं पे हम प्रोसेस के बारे में भी बताए थे और हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में भी बताए थे आपको। देखिए, हार्मोन्स की रेगुलेशन के बारे में जब बताए थे तो आपको याद होगा कि हार्मोन्स के बारे में हमने बताया था कि हार्मोन्स जो होती है लगभग में यहाँ पे जो हार्मोन्स है वहीं हार्मोन्स कुछ ना कुछ हद तक यहाँ भी होती है। यहाँ पे GnRH निकलती है और LH और FSH होती है, तो यहाँ भी GnRH और LH और FSH होती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस ही निकालती है GnRH, यहाँ भी वहाँ भी, मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी हाइपोथैलेमस ही निकालता है। ठीक है, और वो GnRH काम करता है एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के ऊपर और एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से निकलता है FSH और LH। LH मेल के अंदर जो काम करता था लीडिंग सेल्स के ऊपर काम किया था, जबकि फीमेल के अंदर LH जो है वो ग्रेनुलोसा सेल और साथ ही साथ कहीं ना कहीं कॉर्पस लूटियम के ऊपर काम किया था। FSH अगर देखें तो सर्टोली सेल्स के ऊपर यहाँ पे काम किया था, वहाँ पे FSH फॉलिकुलर सेल के ऊपर काम किया था, फॉलिकल सेल से एस्ट्रोजन को रिलीज करवाया था। ठीक है, लीडिंग सेल्स कहीं ना कहीं ये LH जो लीडिंग सेल्स के ऊपर काम किया वहाँ से उन्होंने एंड्रोजन को रिलीज करवाया था, जो कि एक हमारा टेस्टोस्टेरोन है जो कि स्टिमुलेट कर रहा था स्पर्मेटोजेनेसिस को। ठीक है, जबकि वहाँ पे जो हमारा मेल फीमेल सेक्स हार्मोन जो है एस्ट्रोजन, वो कई सारे काम कर रहे थे। एस्ट्रोजेंस जितने भी फीमेल की कैरेक्टर होती है वो सभी एस्ट्रोजन के कारण ही था। तो एस्ट्रोजन निकालने का काम वहाँ पे जो किया था वो FSH मेनली किया था। हालांकि LH जो होती है वो भी निकालती है, क्योंकि जब ग्रेनुलोसा सेल्स के ऊपर काम करता है तो ग्रेनुलोसा सेल एस्ट्रोजन की निर्माण करती है, वो बनाती है एस्ट्रोजन। और कॉर्पस लूटियम भी कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन, लेकिन मेन हार्मोन हम आपको बताए थे जो कॉर्पस लूटियम निकालता है वो है प्रोजेस्टेरोन, जिसकी हाई लेवल जो होती है वो नेगेटिव फीडबैक देती है, जिसके कारण इनहिबिट हो जाती है GnRH का ही निकलना। इतना हमने वहाँ पे देखा था। और मेल के अंदर अगर देखा जाए तो सर्टोली सेल सेमिनिफेरस स्पर्मेटोजेनेसिस
जो है उसके प्रोसेस में मदद कर रहा था, यानी स्पर्मियोजेनेसिस कर रहा था, और साथ ही साथ इनहिबिन हार्मोन निकाल कर अगर उस प्रोसेस को रोकने का भी काम कर रहा था। ठीक है, प्रोसेस हमने बताया था दोनों के लिए लगभग में सेम होती है। जो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियल सेल्स है तो वहाँ पे ओगोनियल सेल्स है। कुछ स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, छोटे छोटे स्पर्मेटोगोनियल सेल भोजन लेके वो बड़े बड़े हो जाते हैं, तो उसे प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बोला था। फिर इसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ तो वो सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया में बदल गया, और सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस सेकेंड होता है तो वो आपको याद होगा कि 4 छोटे छोटे स्पर्मेटिड्स जो होती है उसमें वो बना है, और वो स्पर्मेटिड्स में कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन करके वो स्पर्मेटोजोआ का रूप लिया था। यही हमारा स्पर्म था, और ये रिलीज हो रहा था कहीं ना कहीं जो सेमनीफेरस ट्यूब्स है उससे बाहर की तरफ, तो उसी प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन बोले थे। ठीक है, जबकि ओगोनिया में देखें तो वो जो ओगोनियल सेल्स है वो छोटे छोटे सेल्स जब भोजन लेके बड़े बड़े हो जाते हैं तो उसे आप बोले थे क्या, प्राइमरी ओगोनिया। और उसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ तो एक छोटा सा सेल बना और एक बड़ा सा सेल बना, तो वो छोटे सेल्स को हमने फर्स्ट पोलर बॉडी नाम दिया था, और जो बड़ा सेल बनाया उसे सेकेंडरी oocyte का हमने नाम दिया था। अब सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोसिस सेकेंड होता है और एक फिर से छोटे सेल बनता है जिसे हम फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं, और दूसरा लार्ज सेल बनता है जिसे आप बोलते हो ओवम। यही हमारा ओवुलेशन होती है, रिलीज होती है। ठीक है, रिलीज ऑफ ओवा को ही हम ओवुलेशन बोलते हैं। इतना हमने पिछले क्लास में पढ़ चुका था। अब हम और आपको स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने बताया था कि कौन कौन से मेल स्ट्रक्चर और फीमेल स्ट्रक्चर, ये सब हम वहाँ पे देख चुके थे। एक बार फिर से हम आपको स्ट्रक्चर के बारे में बता दें कि स्ट्रक्चर में क्या क्या है, ताकि आपको रिवाइज हो जाए जल्दी से। तो देखिए उसमें जो हम पढ़े थे, कौन कौन से चीज़ पढ़े थे, तो ये हमारा ग्लांस पेनिस था, याद है आपको, ये हमारा ग्लांस पेनिस है, ये पूरे हमारा पेनिस है। और ये जो इसमें ये जो रेड वाली पाइप आया है उस पाइप को हम यूरेथ्रा बोले हैं। ये हमारा स्क्रोटम है, ये हमारा टेस्टिस है, और आपको यहाँ पे ये वाली जो था ये कहीं ना कहीं प्रोस्टेट ग्लैंड्स था। ये हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स या कॉपर्स ग्लैंड था। ठीक है, ये हमारा सेमिनल वेसिकल्स था। ठीक है, ये भास डिफेंस है, ये है हमारा भाषा एफरेंटिया। यहाँ से जो अंदर में है वो हमें दिखता नहीं, ये आपको केवल दिखने के लिए एपिडिडाइमिस आपको याद रखना है कि यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर है ये कहीं ना कहीं एपिडिडाइमिस की पार्ट है। ठीक है, एपिडिडाइमिस है, इतना हमने यहाँ पे बताया था। और ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेटर है जो किडनी से आता है, तो वो यूरेटर था। फीमेल के अंदर भी हमने आपको बताया था कि ये जो है ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। ठीक, ये हमने बताया था कि ये जो है ये वाजिना है, ये सर्विक्स का ये वाली जो पार्ट है ये सर्विक्स है, ये यूट्रस का बॉडी है, यूट्रस आप ले लो। ये कहीं ना कहीं ये जो है ये जो पतले से आपको नली दिख रही है ये जो था ये यूरेथ्रा था, और ये कहीं ना कहीं यूरिनरी ब्लैडर है। ये इतना हम आपको पिछले क्लास में बता चुके थे। ये एनस है, ये रेक्टम है, सब आपको बता दिया था। यहाँ पे ये रेक्टम है, ठीक ना, इतना हमने आपको बता दिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे इससे। चलिए हम पढ़ते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। बोल रहा है कि ह्यूमन जो होती है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है और विविपेरस है। कहने का मतलब ये हुआ कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ये तो हम जानते हैं कि इसके अंदर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग कहने का मतलब यहाँ पे आप जानते हो ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कहीं ना कहीं जो होता है वो उसमें मियोसिस की भी पार्ट होती है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स भी होती है, तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, ये तो हम जानते हैं। विविपेरस का मतलब होता है बच्चा देने वाले। तो आदमी की तो बच्चा ही देते हैं ना, अंडा थोड़े ना वो बाहर निकलता है, अंडा तो अंदर में ही रहता है, उसको कहीं ना कहीं फर्टिलाइज किया जाता है और वहीं पे बेबी जो है उसका डेवलपमेंट होता है यूट्रस के अंदर ही, और उसके बाद वो बाहर निकलता है, तो इसीलिए ये बेबीपेरस है, अर्थात बच्चा देने वाला है। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अगर देखें क्या क्या होता है ह्यूमन के अंदर, तो ह्यूमन के अंदर आप जानते हो ना कि सबसे पहले अगर
रिप्रोडक्शन होना है, यानी रिप्रोडक्शन कहने का मतलब हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं बेबी की डिलीवरी करवाना है, तो उसके लिए तो सबसे पहले गैमीट को तो बनना ज़रूरी है ना। देखो अगर गैमीट ही नहीं बनेगा तो फिर आगे की प्रोसेस ही नहीं होगी। क्यों? जब तक गैमीट नहीं बनेगा तो आप कोई भी आदमी जब गैमीट बनता है तभी तो उसके अंदर वो कहीं ना कहीं कंसीव करने की चांसेज होती है। देखो जितने भी इनफर्टाइल जो पर्सन होती है उसके अंदर क्या होता है, गैमीट की ही फॉर्मेशन नहीं होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अगर उसके अंदर गैमीट ही नहीं बना तो गैमीट नहीं बनेगा तो आगे की प्रोसेस नहीं होगा, इतना आप जानते हो। तो सबसे पहले तो देखो गैमेटोजेनेसिस दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमीट कहने का मतलब स्पर्म होता है मेल के अंदर और ओवम होती है फीमेल के अंदर, तो गैमीट बनने की प्रोसेस ही गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। इंसेमिनेशन मतलब ये जो गैमीट बना है इस गैमीट को ट्रांसफ़र करना फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट के अंदर, तो वो कहलाता है इंसेमिनेशन। तो हमेशा याद रखना, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट नॉन एज इंसेमिनेशन। आपने अब गैमीट को तो उसके अंदर यूट्रस के अंदर डाल दिया है, तो क्या इससे हो जाएगा? नहीं, गैमीट आपने जो अंदर में डाला है तो उससे कुछ नहीं होगा। गैमीट अगर डाले हो तो उसके लिए सबसे पहले गैमीट अगर इसके अंदर गया है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये गैमीट फॉलोपियन ट्यूब के अंदर आएगा। फॉलोपियन ट्यूब के अंदर उसको फर्टिलाइज करना होगा एम्पुला के रीजन के अंदर। जब एम्पुला के अंदर वो फर्टिलाइज करेगा तो वहीं वो कहीं ना कहीं जैगोट का फॉर्मेशन कर पाएगा, और जैगोट बनाएगा तो वो जैगोट ही तो आगे एम्ब्रियो में बदलेगी। तो इसीलिए तो पहले फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक। इंसेमिनेशन के बाद हम मान के चलते हैं कि ये जो महिला है ये कहीं ना कहीं ओवुलेशन के दौरान कॉपुलेट कर चुकी है, तो उसके कारण जो गैमीट है मेल गैमीट है इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जा चुका है, और वो भी हम मान के चलते हैं कि ओवम जो है वो कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा है एम्पुला के रीजन में, और एम्पुला में ये जाके हमारा स्पर्म और वहाँ पे ओवम को फर्टिलाइज करेगा और जैगोट की फॉर्मेशन करेगा। तो वहीं कर रहा है कि फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जैगोट, जैगोट का बनना। वो जैगोट बन चुका है, अब क्या होगा, जैगोट बना है तो वो उसका इम्प्लांटेशन भी तो होना चाहिए, और आप इम्प्लांटेशन जानते हो कि यूट्रस के अंदर होता है। अगर यूट्रस के अलावा देखो फॉलोपियन ट्यूब के आपको बता रहे हैं हम, देखिए यूट्रस के अलावा अगर कहीं भी फॉलोपियन ट्यूब के अंदर हो जाए या कहीं दूसरे जगह अगर हो जाता है इम्प्लांटेशन, तो वो क्या कहलाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। गलत जगह का जो प्रेगनेंसी होता है वो हो जाता है। देखो ये हमारा यूट्रस है, ठीक, ये हमारा फॉलोपियन ट्यूब है, मान के चलें ये फॉलोपियन ट्यूब है। यहाँ पे हमारा जैगोट बना, जैगोट धीरे धीरे ट्रांसफ़र होगा आगे की तरफ। आगे की तरफ जब आती है तो ये यूट्रस में आके यहाँ पे मान के चलिए ये चिपक रही है, ठीक है। तो ये तो सही प्रेगनेंसी होगा, लेकिन अगर यहाँ पे बना और यहीं पे ये चिपक गया तब होगा क्या, ये कभी भी ये जो गर्भ है हमारा इस गर्भ को ये रख ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसके पास उतना वॉल्यूम नहीं है, तो नहीं रख पाएगा। तो हो सकता है कि ये ट्यूब को ही फाड़ दे, या फिर उससे पहले ही वो कहीं ना कहीं एबॉर्शन हो जाए उसका, वो बच्चा गिर ही जाए, तो इसीलिए ये बच्चा गिर जाएगा, तो ये होगा ही नहीं। तो इसे इसी प्रेगनेंसी को देखो, यूट्रस जो ये जो हमारा बॉडी ऑफ यूट्रस है, ये बॉडी ऑफ यूट्रस के अलावा कहीं भी अगर इम्प्लांटेशन होता है और वो प्रेगनेंसी होता है तो उस प्रेगनेंसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? ठीक है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हम अभी बात नहीं करते हैं, हम आपको आगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में भी बताएंगे। अभी आपको हम केवल यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या होता है ये प्रेगनेंसी के बारे में। हम लेके चलते हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के बारे में हम बात कर देते हैं। तो ठीक है, वहाँ तक तो हम देख लिए कि फॉर्मेशन ऑफ जैगोट तक तो हमने देख लिया है कि जैगोट की फॉर्मेशन होती है, ठीक। जैगोट फॉर्मेशन के बाद होता है इम्प्लांटेशन, यानी कि प्रेगनेंसी का एस्टेब्लिशमेंट। वो स्टेबल हो जाती है, वो जाके कहीं ना कहीं यूट्रस में अपना स्थान ग्रहण कर लेती है, स्टेबल हो जाती है 9 मंथ के लिए। कितने दिनों के लिए वुमेन में, तो ये 9 मंथ के लिए, ठीक है। ये 9 मंथ के लिए वो कहीं पे न कहीं पे स्टेबल हो जाती है। देखो
इम्प्लांटेशन सबसे पहले फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट ह्यूमन की जो एम्ब्रियो होती है ना उसे हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल, और इसका अटैचमेंट हम आपको अभी बताए थे कि वो आके यूट्रस के वॉल पे अटैच होती है, तो वो अटैचमेंट को आप इम्प्लांटेशन बोल देते हो। फिर गैस्टेशन, गैस्टेशन का मतलब होता है जितने दिन तक वो माँ के पेट में वो गर्भ रहता है उसे हम गैस्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो गैस्टेशन आप जानते हो ह्यूमन के लिए 9 मंथ का गैस्टेशन पीरियड है, अलग अलग जानवर के लिए अलग अलग होते हैं। वो आप जानते हो कि हर किसी का 3 महीना, किसी का 6 महीना, किसी का 9 महीना, वो अलग अलग हो सकते हैं, किसी का 12 महीना भी होती है। लेकिन अगर ह्यूमन की गैस्टेशन पीरियड देखा जाए तो वो 9 महीने। गैस्टेशन का मतलब सिंपल सी बात आपको याद रखना है कि जिस दिन जैगोट बना उस दिन से लेकर डिलीवरी ऑफ बेबी, अगर बेबी की जो डिलीवरी होती है तब तक के टाइम को आप बोल देते हो गैस्टेशन पीरियड। ठीक, तो ये है गैस्टेशन पीरियड। और पार्चुरेशन किसे बोलते हैं? डिलीवरी ऑफ बेबी। बेबी की जो डिलीवरी होती है उसे आप पार्चुरेशन बोलते हो। यानी कि बच्चा जब पैदा होता है तो उस पैदा होने की प्रक्रिया को हम पार्चुरेशन कहते हैं। ठीक ना। तो आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट मार्क किया गया है, उस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि वो पॉइंट क्या क्या बता रहा है। ठीक, देखिए कह रहा है कि देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड इन द फीमेल। कह रहा है कि रिमार्केबल जो ये है, रिमार्केबल का मतलब होता है ध्यान देने योग्य। आपको याद रखना है कि रिमार्केबल का मतलब होता है ध्यान देने योग्य। आप जानते हो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर तो कई सारे डिफरेंसेज आपको मिलेंगे भाई। उसकी रूपरेखा में भी तो अलग ही है ना, दोनों अलग अलग ही। और साथ ही साथ आप जानते हो कि स्पर्म जो होता है वो एक बूढ़े आदमी में भी बन सकता है। लेकिन अगर बात करें हम ओवम की बनना, तो ओवम 45 से 50 साल की एज हमारे इंडिया में बताया गया है कि 45 से 50 साल के उम्र में कोई भी लेडीज जो होती है उसके अंदर ओवम का बनना बंद हो जाता है। यानी कि ओवम जो होती है वो ओवम आप जानते हो कि हर एक एमसी के दौरान निकलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो वहाँ पे अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल ही बंद हो जाता है। वास्तव में होता क्या है कि स्पर्म तो बनना शुरू हुआ है, क्योंकि स्पर्म जब आप पुबर्टी में आते हो तो पुबर्टी के बाद आपका स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है और वो कंटिन्यू बनते रह जाता है पूरे लाइफ। लेकिन ओवम जो होती है ना वो माँ के पेट में ही जितना बनना था वो बन जाता है। कोई भी अगर लड़की पैदा हुई है तो उसके बाद उसमें कोई भी ओवम नहीं बनता है, वो जितना था उतना ही रह जाता है। तो होता क्या है, एक समय के बाद ये 45 से 50 साल जो बताया गया है ना, तो 45 से 50 साल आते आते उस लड़की के अंदर होता क्या, पूरे के पूरे जो उसका जो ओवम था वो पूरे के पूरे ख़त्म ही हो जाता है। उसके जो oocyte है वो oocyte अब कुछ बचा ही नहीं, वो जीरो हो जाती है। तो अब oocyte ही कुछ नहीं है तो ओवम कहाँ से बनेगी, तो ओवम बनता ही नहीं। तो इसीलिए बोला गया है कि 45 से 50 साल आते आते उसकी एमसी बंद हो जाती है। ठीक है, वहीं देखो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया गया है कि स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन ओल्ड मैन बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीसेज इन ओमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर। सीसेज का मतलब होता है बंद हो जाना, वो बंद हो जाता है लगभग 50 साल की उम्र में। ठीक है, अगला हम अब अपना पॉइंट लेके चलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेनली पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गोनैड्स मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं गोनैड्स को, ये आपको याद रखना है कि गोनैड्स, मेल की जो गोनैड्स है वो तो टेस्टिस है, लेकिन फीमेल की गोनैड्स की जो बात करोगे ना तो वहाँ पे ओवेरी के बारे में हम बात करते हैं। देखो टेस्टिस भी एक जोड़ा होती है और ओवेरी भी एक जोड़ा होती है, लेकिन फर्क ये है कि टेस्टिस जो होती है ये स्पर्म को बनाने का काम करती है, लेकिन जब ओवेरी के बारे में बात करते हैं तो वो ओवम को बनाने का काम करता है। और सेक्स हार्मोन जो होती है मेल सेक्स हार्मोन, ये कहीं ना कहीं हमारा गोनैड्स ही बनाता है। वहाँ पे फीमेल सेक्स हार्मोन जो है वो वहाँ पे ओवेरी ही मतलब फीमेल गोनैड्स ही बनाता है।
एसेसरी डक्ट्स के बारे में अगर देखें तो एसेसरी डक्ट में हम आगे इसको डील करेंगे। जैसे आप देख लो अभी कि डाटा टेस्टिस है, बासा एफ्रेंटिया, एपिडिडेमिस, बास डिफेंस, यूरेथ्रा। एक्सटर्नल जेनिटलिया तो आप जानते ही हो, जो बाहर से आपको देखने को विजिबल होता है ना, उसे आप एक्सटर्नल जेनिटलिया बोलते हो। आपको बाहर से क्या देखने को मिलती है, तो एक पेनिस और एक स्क्रोटम। देखो होता क्या है कि कोई भी बच्चा अगर पैदा हुआ तो वो मेल है या फीमेल है, वो आप यहीं देख के तो बताते हो कि वो मेल है या फीमेल है। अगला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा ग्लैंड्स भी है। तो ग्लैंड्स में सबसे पहले सेमाइनल वेसिकल्स जो कि 1 पेयर ग्लैंड्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो कि 1 ही है, हम आपको पहले भी बताए हैं, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स या उसे कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं जो कि 1 पेयर है। हमने इतना देखा है। देखो आपको कभी कभी कन्फ्यूजन आता है कि कौन एक था या कौन 2 था, तो उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है कि UPSP1 अदर आर इन पेयर। मतलब UPSP जो है वो तो एक ही है और दूसरा जो भी बचा वो सभी पेयर्स में है, अर्थात 2-2 हैं। यू का मतलब हो गया यूरेथ्रा, यूरेथ्रा भी एक है। P का मतलब है पेनिस, वो भी एक है। S का मतलब है स्क्रोटम, वो भी एक है। और P का मतलब हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड्स, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड भी एक ही है। ये आपको याद रखना है। देखो आप कंफ्यूज हो जाते हो क्या कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या है। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में देखो कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होती है ना, उसमें डक्ट शामिल हैं, उसमें ग्लैंड्स जो ट्रांसपोर्ट करता है और साथ ही साथ उसको रखने का भी काम करता है। गैमेट को ट्रांसपोर्ट करे या उसको रखे या फिर उसको न्यूट्रिशन दे, ठीक है। डेवलपिंग जो ऑफ स्प्रिंग होती है उसको न्यूट्रिशन भी दे, तो उसे आप बोल देते हो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। आपको एक बार हम पूछते हैं कि मेमोरी ग्लैंड क्या है, बताओ कि मेमोरी ग्लैंड्स क्या है, क्या वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है? देखो हम बताते हैं, सुनो। मेमोरी ग्लैंड कभी भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं है, वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जरूर है। आप इसमें बताओ तो गैमेट्स कहीं गया है मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर? कहीं गैमेट गया ही नहीं, तो वो उसको या तो ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगी, नहीं, कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास गैमेट गया ही नहीं। उसको रख पाएगा, जाता तब तो वो रख पाता, गया ही नहीं तो रखेगा कहाँ से? और उसको न्यूट्रिशन दे पाएगा? नहीं, उसके पास नहीं गया है तो न्यूट्रिशन भी नहीं देगा। तो इसीलिए मेमोरी ग्लैंड जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर तो हम इसे काउंट नहीं कर सकते। हाँ, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जरूर है, लेकिन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ठीक। अब हम आपको लेके चलते हैं जो अलग अलग जो स्ट्रक्चर है, उस अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको हम स्क्रोटम के बारे में बताते हैं कि स्क्रोटम क्या है। देखो स्क्रोटम आपको तो देखने में ही आपको पता चल जाता है कि स्क्रोटम क्या है। बाहर से आप देखोगे ना तो ये कहीं ना कहीं हाईली पिगमेंटेड होती है। इसकी स्किन देखोगे तो इसमें पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। और साथ ही साथ उसके ऊपर आपको बाल भी देखने को मिलती है, कि आपको हेयर भी देखने को मिलती है। स्क्रोटम के ऊपर भी पार्शियल हेयर, ये नहीं कि इस पर बहुत ज़्यादा हेयर होती है, पार्शियल हेयर भी। लेकिन हाँ, हम बात कर रहे हैं एडल्ट की, ये नहीं कि आप बच्चे में देखना स्टार्ट कर दिए। एडल्ट में अगर आप देख रहे हो तो वहाँ पे आपको पार्शियल हेयर भी इसके ऊपर देखने को मिलेंगे। और आपको जब जब स्क्रोटम को छू के देखोगे तो आपको उसके अंदर एक बॉल के तरह स्ट्रक्चर, छोटे छोटे बॉल के तरह स्ट्रक्चर, ओवल स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। उसी को आप टेस्टिस बोलते हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्क्रोटम के बारे में बात करते हैं। कह रहे हैं कि स्क्रोटम इज ए पॉच ऑफ पिगमेंटेड स्किन, एक पॉच है ये पिगमेंटेड स्किन का। और आप जानते हो ये लोअर जो एब्डोमेन है, एब्डोमिनल वाल है, वहाँ पे ये लटका हुआ रहता है। वहीं करा है इट अराइजेज फ्रॉम द लोअर एब्डोमिनल वाल आर हैंगिंग बिटवीन द लेग्स। देखो लोअर एब्डोमिनल वाल जो है वहाँ से निकलती है और दोनों पैरों के बीच में ये लटकता हुआ मिलता है, ये तो आप जानते हो। स्क्रटम इज एन एनाटोमिकल एक्सटेंशन ऑफ एब्डोमेन। हम पहले ही बोले कि लोअर एब्डोमिनल वाल से है, तो ये एनाटोमिकल एक्सटेंशन ही तो है एब्डोमेन का, मतलब एब्डोमेन ही ये एनाटोमिकली ये क्या क्या है अपना एक्सटेंड कर दिया गया है, ये बढ़ा दिया गया है, थोड़े आगे की तरफ बढ़ गया है एब्डोमेन ही, ठीक। द स्क्रटम इज डिवाइडेड इंटरनली इनटू राइट एंड लेफ्ट स्क्रोटल सैक। देखो राइट और लेफ्ट स्क्रोटल सैक में वो डिवाइड होता है। होता क्या है कि इसके बीच में एक मस्कुलर पार्टीशन होता है, ठीक है, जिसे आप राफे बोलते हो। ये वाली आप देख रहे होंगे, तो ये वाला जो है ना, ये मस्कुलर पार्टीशन है, इसे आप राफे बोलते हो, ठीक ना।
तो ये टेस्टिस को दो भाग में डिवाइड कर देती है। अगर ये राइट है तो ये लेफ्ट पार्ट है, तो ये दोनों भाग में डिवाइड कर देती है और दोनों में एक एक टेस्टिस रहती है। ठीक है। स्कार लाइक राफे इंडिकेट द पोर्शन ऑफ मस्कुलर पोर्शन एक्सटर्नली। यहाँ पे ये जो आपको दिखला रहे हैं, रुकिए आपको समझ, ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पे आपको एक स्कार देखने को मिलेगी, एक कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट कलर का वो आपको एक लाइनिंग देखने को मिलती है। वही लाइनिंग इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं ये राफे यहाँ से गुजरा हुआ है। ठीक है, ये राफे इंडिकेट करती है द पोजीशन ऑफ मस्कुलर पोर्शन एक्सटर्नली। बाहर से आपको यही राफे ही बताता है कि यहाँ से डिवाइड किया गया है टेस्टिस को दो भागों में, यानी कि स्क्रोटम के दो पार्ट किए गए हैं। ठीक है, टेस्टिस नहीं, ये स्क्रोटम दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, वो आपको याद रखना है। देखिए स्क्रोटम के बारे में ही हम एक बार और देखें कि होता क्या है। सबसे पहले तो आप रुको, बताते हैं हम। देखो ये जो टेस्टिस है, तो ये टेस्टिस तो आप जानते हो, लेकिन ये एब्डोमेन के अंदर, ये एब्डोमेन से ही जुड़ा हुआ है। ये आप जानते हो, ये इसके ऊपर ये हमारा एब्डोमेन है, ये टेस्टिस है। तो एब्डोमेन से जो आता है ना टेस्टिस, वो आप जानते हो कि लगभग ये 7वां महीना या उसके बाद बर्थ से जस्ट बिफोर भी वो एब्डोमेन से कहाँ आ जाता है, वो स्क्रोटम में आ जाता है। लेकिन वो आता कैसे है, होता क्या, ये मान के चलो यहाँ पे था हमारा टेस्टिस, तो ये जो टेस्टिस था यहाँ पे, तो इसको एक स्प्रिंग लगा होता है, वो स्प्रिंग इसको पकड़ के खींच के टेस्टिस के अंदर ला लेता है। तो ये जो स्प्रिंग होता है, उसी स्प्रिंग को आप गोबर्नाकुलम बोल देते हो। ये स्प्रिंग टेस्टिस को पकड़ के और खींच के, लेकिन कहीं से नहीं खींच के ला लेता है। एक उसके लिए भी पाथ जो होती है ना, वो फिक्स पाथ है, वो एक नाला के थ्रू लेके आता है। उस नाला को हम बोलते हैं इनग्वाइनल कैनाल। कैनाल का मतलब नाला ही होता है, यानी पाइप होता है। ठीक है, एक पाइप से होते हुए लेके आता है। तो टेस्टिस को तो लेके आ गया, लेकिन टेस्टिस को अकेले नहीं लेके आता है। देखो टेस्टिस को जो लेके आया है, तो टेस्टिस के साथ ही साथ उसके जो ब्लड वेसल्स थे उस सभी को लेके आ गया। देखो उसकी जो आर्टरी था, आर्टरी को लेके आ गया, वेन्स को लेके आ गया, नर्व जो था वो नर्व को लेके आ गया, लिम्फ वेसल जो थे उसको लेके आ गया, और उसमें मसल्स भी, क्रीमेस्टर मसल्स होती है उसको भी। और आप जानते हो कि टेस्टिस से ही निकल के जाता है एब्डोमेन के अंदर क्या, हमारा भास डिफेंस। और वो कहीं ना कहीं हमारा ये जो यूरेटर था, यूरिनरी ब्लैडर से लगा हुआ, तो वो यूरेटर को भी क्रॉस करता था। तो वो भास डिफेंस को भी इसी में शामिल किया है। यानी कि जाने के लिए यहाँ से भास डिफेंस उसके थ्रू चला जाता है, और आने वाले चीज़ में आ जाता है आर्टरी, वेन, नर्व, लिम्फ और क्रीमेस्टर मसल्स। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इस सभी को एक साथ, जितने भी स्ट्रक्चर इसके अंदर थे, उस सभी को एक साथ बोल देता है स्पर्मेटिक कोड। ठीक है, अब देखो स्पर्मेटिक कोड कनेक्ट टेस्टिस विथ एब्डोमिनल कैविटी। देखो ये टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से तो कनेक्ट कर ही रहा है ना। ठीक, इट कनेक्ट, देखो इट कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इनक्लूड। देखो ये जो होती है ना, इसके ये वाली जो लेयर आपको देखने को मिल रहा है, ये चूँकि ऐसे नहीं, उसको जो घेरे हुए रहता है ना, ये कहीं ना कहीं कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, इतना आप जान चुके हो। कोई दिक्कत है तो बताओ कि इसमें हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया, या कोई दिक्कत है तो हम उसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। चलो हम अभी आगे बढ़ते हैं कि गुबर्नाकुलम आपको बताए थे, ए फाइब्रस कोड दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द टेस्टिस टू द स्क्रोटल सैक। देखो लोअर एंड ये टेस्टिस है ना, ये टेस्टिस का लोअर एंड है, यहाँ से ये स्क्रोटल सैक पे तो आता ही है। ये पहले टेस्टिस अगर एब्डोमेन में था तो एब्डोमेन में भी वो गया था, वहाँ से खींचते हुए ये लेके आया है यहाँ पे। ठीक है, स्क्रोटम की फंक्शन। सबसे पहले तो स्क्रोटम की फंक्शन से पहले आपको हम कुछ बता दें कि जो स्क्रोटम होती है ना, वो स्क्रोटम की वाल के अंदर होती है डाल्टोज मसल्स, और ये बहुत ही स्पेसिफिक मसल्स हैं। होता क्या है, जब भी देखो बाहर की टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो तो ये मसल्स जो होती है ना रिलैक्स कर जाती है, यानी टेस्टिस जो होती है ना वो लूज पड़ जाती है।
लेकिन जब बाहरी टेम्परेचर अगर कम हो, यानी कि ठंडा हो, बॉडी की टेम्परेचर से अगर बाहर की टेम्परेचर कम है, तो ये डाल्टोज मसल्स जो होती है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। और देखो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये कहीं ना कहीं और ऊपर आ जाएगी, ऊपर की तरफ चढ़ जाएगी, तो इसीलिए यह सिकुड़ जाती है। तो ये है डाल्टोज मसल्स का काम, यानी कि ये कहीं ना कहीं टेम्परेचर की रेगुलेशन जो होती है ना, उसको मेंटेन करने का काम। देखो जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो हीट का लॉस भी ज़्यादा होगा, लेकिन अगर सरफेस एरिया अगर कम हो जाए तो हीट की लॉस भी कम होगी। तो ये रेगुलेशन करने का, ये जो थर्मो रेगुलेशन का काम है, वो भी कहीं ना कहीं काम करता है हमारा ये टेस्टिस की जो मसल्स है, वो डाल्टोज मसल्स। तो सबसे पहले स्क्रोटम देखो, सबसे पहले बोल रहा है कि थर्मो रेगुलेशन करता है। और थर्मो रेगुलेशन में आपको जो याद रखना है कि थर्मो रेगुलेशन में स्वेट ग्लैंड्स भी, आप जानते हो इसके ऊपर छोटे छोटे स्वेट ग्लैंड भी लगे होते हैं। वो स्वेट ग्लैंड कहीं ना कहीं स्वेट बनाता है, और स्वेट निकलता ही है कहीं ना कहीं किस चीज़ के लिए, तो वो स्वेट का काम है कि कूलिंग इफेक्ट दे, तो इसके लिए। थर्मो सेंसिटिव यहाँ पे नर्व भी होती है, वो हम नर्व तो पहले ही बता दिए कि इसके अंदर नर्व भी जाता है। ठीक है, अगला है प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का प्रोटेक्शन और सपोर्ट जो होती है वो, तो सबसे पहले देखो थर्मो रेगुलेशन। और स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्ट। देखो हम आपको एक बात बताएं कि लगभग 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए स्पर्म के बनने के लिए, तो उसमें भी मदद करता है हमारा टेस्टिस। आपको हम बताएं कि थर्मो रेगुलेशन कैसे होता है, तो वो कह रहा है कि स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लोअर टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। आपको ये याद रखना है कि कितना टेम्परेचर कम करने को बोला है, ये बार बार पूछा जाता है कि कितना टेम्परेचर कम। वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना था या नहीं। तो आपको सिंपल सी बात याद रखना है कि लोअर बॉडी की जो टेम्परेचर है ना, वो उससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। यहाँ पे बच्चे की याद क्या कर लेता है, इसका टेम्परेचर होना चाहिए 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, ऐसे में मारना है क्या, टेम्परेचर बहुत कम होगा। आपको केवल ये याद रखना है कि बॉडी की जो टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए, उससे 2 से 2.5 डिग्री से जो है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए। ठीक है, टेस्टिस की टेम्परेचर जो कि नेसेसरी होती है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक है, द स्क्रोटम मेंटेन द टेस्टिस एट अराउंड 34 डिग्री सेल्सियस, दैट इज ए टेम्परेचर स्लाइटली लोअर देन द कोर बॉडी टेम्परेचर। कोर अंदर की जो हमारे बीच की जो बॉडी की टेम्परेचर है उससे। ठीक है, एज हाइयर टेम्परेचर हार्म हेम्पर्स, देखो हाइयर टेम्परेचर हेम्पर्स द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म। आप जानते हो कि वो कहीं ना कहीं बाधित कर देता है स्पर्म जो है उसके बनने को। जब कोल्ड होता है तो देखो क्रीमेस्टर मसल्स, आपको हम अभी बताए थे कि क्रीमेस्टर मसल्स क्या करता है, तो क्रीमेस्टर मसल्स पुल टेस्टिस क्लोजर टू द बॉडी व्हेन कोल्ड। ये बॉडी की तरफ मसल्स जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ये इधर से कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वो कहीं ना कहीं बॉडी की तरफ ही टेस्टिस को एलिवेट कर लेगी। ठीक, डायट्रोज मसल, और ये तो क्रीमेस्टर मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, और डायट्रोज मसल्स भी तो यही करती है। डायट्रोज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड स्क्रोटम बिकम्स टॉट, वो हो जाती है व्रिंकल स्किन्स रिड्यूसिंग सरफेस एरिया ऑफ स्क्रोटम। ये हम आपको बताए थे कि कैसे होता है। ठीक, व्हेन टेम्परेचर राइज, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, तो देखो डायट्रोज मसल्स क्रीमेस्टर मसल्स रिलैक्स कर जाती है, टेस्टिस मूव कर जाती है अवे फ्रॉम द एब्डोमेन एंड स्क्रोटल स्केल बिकम्स फ्लैसिड, वो पूरे रिलैक्स हो जाती है, फ्लैसिड हो जाती है, चिपटा हो जाती है पूरा। एक्सपोज द सरफेस एरिया एंड डिस्पर्सन ऑफ एक्सेस ऑफ हीट अकर्स। होता क्या है, जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक, तो यहाँ से हीट निकल के बाहर एनवायरनमेंट में आ जाती है। ठीक ना, तो हीट जब बाहर निकल गया तो टेम्परेचर तो ऑटोमेटिक वो कम हो जाएगी। ये है, देखो बर्थ से पहले या बर्थ तक होते तक टेस्टिस जो होती है वो एब्डोमिनल कैविटी से, होता क्या है कि वो स्क्रोटल कैविटी में आ जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि वो स्क्रोटल कैविटी में नहीं आता है, और वैसे कंडीशन को बोला गया है क्रिप्टोर्किज्म। ठीक, ए कंडीशन इन विच वन और बोथ द टेस्टिस फेल टू डिसेंडेड फ्रॉम द एब्डोमिनल इनटू द स्क्रोटम, एब्डोमेन से एब्डोमिनल कैविटी स्क्रोटम
कैविटी के अंदर नहीं आ पाती है, तो उसे आप क्रिप्ट और क्रिटिज्म बोलते हो। ठीक, अगला जो है हमारे पास ओलिगोस्पर्मिया या ओलिगोजूस्पर्मिया। ये क्या होता है? देखो, स्पर्म जितना बनना चाहिए नॉर्मली, अगर उससे उसकी जो कंटेंट है वो कम हो जाती है तो उसे आप बोल देते हो ओलिगो। ओलिगो का मतलब, ये जो ओलिगो वर्ड है, ओलिगो का मतलब ही होता है कम, जितना बनना चाहिए उससे लेस। आपको याद रखना है कि ओलिगो का मतलब कहीं भी ओलिगो लग गया तो जितना बनना था उससे कम हो जाना, उसी को ओलिगो बोलते हैं। ठीक है। रेफर टू सीमेन विथ ए लो कंसंट्रेशन ऑफ स्पर्म। सीमेन तो निकलेगा, ऐसा नहीं कि सीमेन नहीं निकलेगा। देखो, हम आगे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि सीमेन का मतलब केवल स्पर्म नहीं होता है। ये जो ग्लैंड सब हम पढ़े हैं ना, उस ग्लैंड का सेक्रेशन भी है, उसके साथ ग्लैंड्स का सेक्रेशन प्लस स्पर्म, उसे आप सीमेन बोलते हो। तो सेक्रेशन तो आपको दिखेगा कि हाँ भाई वहाँ पे सीमेन निकला है, लेकिन उस सीमेन में क्या होगा, स्पर्म की संख्या कम होगी। तो स्पर्म की संख्या जो कम होती है उसे बोलते हैं हम ओलिगोस्पर्मिया। ठीक है। अगला है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया होता क्या है, जब सीमेन जो होती है ना उसमें स्पर्म ही नहीं निकले। सीमेन, फिर आपको बता दें कि सीमेन अलग चीज़ है और स्पर्म अलग चीज़ है। देखो, हम आपको एक चीज़ याद रखो आप, क्या कि सीमेन जो होती है, वो सीमेन जो होती है ना, उसमें ज़रूरी नहीं है सीमेन है। आप याद रखें, जितना भी ग्लैंड है उस ग्लैंड का सेक्रेशन प्लस स्पर्म। ठीक है। तो हम यहाँ पे जो मेन बात आपको कर रहे हैं ना, वो बता रहे हैं कि होता क्या है कि कभी कभी ये नहीं रहे, सब चीज़ तो रहे उसमें, ये नहीं रहे, स्पर्म नहीं रहे। ग्लैंड का सेक्रेशन है तो आपको तो ये दिखेगा बाहर से कि सीमेन निकला है, लेकिन उसमें स्पर्म ही नहीं हो। तो स्पर्म नहीं रहेगा तो क्या वो फर्टिलाइज कर पाएगा? किसको फर्टिलाइज करेगा? है ही नहीं स्पर्म, तो वो कैसे फर्टिलाइज करेगा? तो इसीलिए वो एजोस्पर्मिया कहलाती है। देखो, अगला है पॉइंट, इनग्वाइनल हर्निया। हर्निया बोलते हैं कि एब्डोमेन की हमारा कोई भी ऑर्गेन या कंटेंट वो बाहर निकल के और स्क्रोटल सैक में अगर आ जाए तो उसे हम बोल देते हैं इनग्वाइनल हर्निया। चूँकि इनग्वाइनल हर्निया में एब्डोमेन का कंटेंट आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, ये जो हमारा स्क्रोटल सैक है उसके अंदर। देखो, इसके कई सारे टेस्ट होते हैं। आप इनग्वाइनल हर्निया है या हाइड्रोसिल है, इसको आप पता बिल्कुल आसानी से लगा सकते हो। कैसे? देखो, एक तो फ्लैक्चुएशन टेस्ट होता है, जो हम उंगली से स्क्रोटम पकड़ ले और स्क्रोटम पे मारे तो आपको हमको उस साइड फील हो रहा है या नहीं, इसके आधार पे कर सकते हैं। दूसरा सबसे बेस्ट तरीका जो होती है कि पता करने का कि ये इनग्वाइनल हर्निया है या फिर ये जो है वो हाइड्रोसिल है, तो उसको पता करने के लिए सिंपल सी बात है, आप एक टॉर्च ले लो और जो स्क्रोटम है उसको पकड़ो और स्क्रोटम पे एक टॉर्च से लाइट डालो। जब टॉर्च से लाइट डालोगे ना, तो अगर कहीं ना कहीं आपको हम बता रहे हैं कि वो इनग्वाइनल हर्निया है, तो आपको कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर टेस्ट उसके अंदर आपको दिख जाएगा, स्क्रोटम के अंदर जो कहीं ना कहीं वो है, उसमें वो आ रहा है। और जब पेशेंट को बोलोगे कि सांस लेने के लिए, तो वो और जैसे ही वो तेज़ी से सांस लेगा तो वो उसमें और बलजोट होगा, फिर छोड़ेगा तो फिर बाहर निकल जाएगा। और उसको दबाओगे ना, तो दबाने पे आप देखोगे कि ये जो एब्डोमिनल कंटेंट है वो अंदर चला गया है, वो बाहर, मतलब उससे टेस्टिस से बाहर भी निकल जाता है। लेकिन जब हाइड्रोसिल के बारे में बात आती है ना, तो हाइड्रोसिल में जब आप लाइट डालोगे तो आपको बिल्कुल दिखेगा कि एब्डोमेन के वो स्क्रोटल के अंदर, सैक के अंदर, कि ये टेस्टिस बिल्कुल एक छोटा सा किसी कोना में पड़ा हुआ है टेस्टिस, और ये बिल्कुल फुला हुआ है, स्ट्रक्चर बहुत फुला हुआ है, केवल लाल लाल आपको पानी की तरह ही दिखेगा और उसमें कोई दूसरा ऑर्गन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आप हर्निया का टेस्ट कर सकते हो वहाँ से कि हर्निया है या फिर वो हाइड्रोसिल है, तो वो आप देख लेना। ठीक है। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो भी हम स्ट्रक्चर देखे थे वो सभी हम आपको बताए थे। एक बार फिर से आपको हम डिटेल में बता दें कि क्या क्या, क्योंकि ये फिगर हम लिए हैं कि इसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्या होता है।
और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जो बोर्ड की एग्ज़ाम होती है ना, उसमें अक्सर आप पूछा जाता है कि कहा जाता है कि ये फिगर को ड्रॉ करने के लिए, तो जब इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए दिया जाएगा तो आशा है कि आप आसानी से उसको बना पाओगे। ठीक है, देखो ये तो आप जानते हो ना, ये पेनिस है, ठीक। और पेनिस का आपको 1 मिनट, देखो ये पेनिस तो आप जान चुके हो, और ये वाली जो पार्ट होती है यहाँ का, तो ये जो पार्ट होती है ये आप ग्लांस पेनिस बोलते हो। ठीक है, और यहाँ पे कोई ना कोई स्ट्रक्चर आपको जो स्किन देखने को मिलता है फोल्ड, उसे फोर स्किन बोलते हो। ठीक, ये स्क्रोटम आपको दिख रहा होगा कि ये स्क्रोटम है, टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर है, ये आपको बिल्कुल दिख जाएगा। ठीक, और ये वाली जो पार्ट है, ये वाली पार्ट, ये कहीं ना कहीं इपिडिडाइमिस है। ठीक, ये आगे चल के यही एपिडिडेमिस आगे चल के बना देती है भास डिफेंस। ठीक है, भास डिफेंस ये यहाँ से आते आते ये ऊपर की तरफ जाते 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 कहीं ना कहीं आता है, और ये सेमाइनल वेसिकल्स है, तो सेमाइनल वेसिकल से ये मिल जाता है, और सेमाइनल वेसिकल से मिलके ये बनाता है इजैकुलेटरी डक्ट या कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक, इजैकुलेटरी डक्ट से मिलता है, और आपको याद है कि ये वाले जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये हरा वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा था, ये कहीं ना कहीं प्रोस्टेट ग्लैंड्स है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये 2 है, ये वास्तव में 2 है नहीं, है क्या, ये ऐसे ग्लैंड्स है। ठीक है, जब इसको हम यहाँ से काटेंगे तो हमको ऐसे ही तो दिखेगा कि वो 2 पार्ट में है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसको स्लाइड किया गया है, बीच से अलग किया गया है 2 पार्ट में, तो ये आपको इसीलिए ऐसे 2 दिखता है, वास्तव में वो एक ही होता है। ठीक ना, ये यूरिनरी ब्लैडर है, आप ये जानते हो कि ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये किडनी से आने वाला स्ट्रक्चर है, तो इसे आप यूरेटर बोलते हो, ये भी आप जानते हो। इस साइड देखो तो ये तो हम आपको बता ही दिए कि ये एपिडिडेमिस है। ठीक है, ये एपिडिडेमिस है। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है, ये आप जानते हो, ये अंदर की है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट आपको अभी हम बताए हैं, और प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स के पास जो यूरेथ्रा है उसे प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा बोलते हैं, और जो पेनिस के अंदर जो यूरेथ्रा है उसे पेनाइल यूरेथ्रा बोलते हैं। तो ये आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, हमने यहाँ पे एनसीईआरटी से फिगर उठाया है, और एनसीईआरटी में ये फिगर दिया गया है कि, तो वो जो हम आपको ऊपर में बताएं वही है, सेम फिगर है, तो वो आप देख सकते हो। ठीक, राइट, यहाँ पे कुछ अलग अलग दिखाया गया है कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स यहाँ पे बता दिया गया कि टेस्टिस के अंदर जो लोब से आगे हम पढ़ेंगे तो वो लोब्यूल्स बताया गया है। रेड टेस्टिस है, भाषा एफरेंटिया, ये 15 से 20 जो होती है, फाइन ट्यूब्स होती है 15 से 20, उसे आप भाषा एफरेंटिया बोलते हो। एपिडिडेमिस आप जानते हो, हाईली कोइल्ड पोर्शन जो होती है उसे एपिडिडेमिस बोलते हो। भास डिफेंस, यूरेटर, ये सब यूरिनरी ब्लैडर, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, यूरेथ्रा और टेस्टिस, ये सब आपको हम बता चुके हैं। यहाँ भी देखोगे तो सेम ही देखने को मिलती है। कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, यहाँ पे बेस्ट व्यू आपको देखने को मिलता है। रेक्टम तो आप जानते ही हो, इसमें रेक्टम भी मिलेगा, एनस भी मिलेगा। कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स है, टेस्टिस है, स्क्रॉटम के अंदर, फॉर स्किन है, ग्लांस पेनिस के ऊपर, यूरेथ्रा है पेनिस के अंदर। ठीक, प्रोस्टेट ग्लैंड्स हम दिखला ही दिए कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स यहाँ पे आपको अच्छे से दिखता है। भास डिफेंस, यूरिनरी ब्लैडर, सेमाइनल वेसिकल्स, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये सेमाइनल वेसिकल्स है, और यूरेटर। ठीक, हमने और क्लियर होने के लिए और हम फिगर का यूज़ किया है, ताकि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके फिगर की क्या है, ताकि आप कोई भी गलती ना कर सको। तो इसीलिए हमने और फिगर उठाया है। इसमें तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए कि कोई गलत नहीं होना चाहिए, पूरे समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले आप जो है स्टार्ट करो स्क्रोटम से ही। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये तो आप जान चुके हो ना कि ये स्क्रोटम है।
इतना तो अब अभी तक आपको आना चाहिए ना, इतना देर से बता रहे हैं तो इतना तो आपको समझ में हो गया। 50 बार हम तब भी से कम बता दिए हैं कि ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम है। ठीक, ये स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर होता है टेस्टिस, ये भी हमने कई दफ़ा आपको बताया है, तो ये अब याद हो जाना चाहिए, इतना बार में तो होना ही चाहिए। तो ये टेस्टिस, और ये आप देख रहे हैं ना, ये क्वेल्ड वाले पोर्शन, ये हेलिक्वेल्ड पोर्शन, तो ये जो है कहीं ना कहीं भास डिफेंस है। ठीक है, सॉरी, ये इपीडिडेमिस है, और इपीडिडेमिस जो होती है भास डिफेंस में बदलता है। ये जो दिख रहा है ये है भास डिफेंस, कहीं ना कहीं ये जो है यही हमारा आगे जाके वो मिलता है किससे, कहीं ना कहीं सेमिनल वेसिकल्स के साथ मिलता है, कॉमन एजाकुलेटरी डक्ट बनाता है। लेकिन आपको याद रखना है ये है भास डिफेंस, यहाँ से हटा के इसको आप यहाँ पे लो, भास डिफेंस। ठीक है, उसके बाद यूरेथ्रा तो आप अब अच्छे से पहचान गए होंगे कि ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर से निकल के ये जो है ये बाहर की तरफ निकल के आता है और कहीं ना कहीं पेनिस से होते हुए बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा यूरेथ्रा था, इतना तो अब समझ में आ गया होगा आपको। प्रोस्टेट ग्लैंड्स, यहाँ भी आपको ये नंबर में 2 दिख रहे होंगे, लेकिन आपको हमने बताया कि वास्तव में ये एक ही है। ठीक, और यूरिनरी ब्लैडर हमने बता दिया। ये रेक्टम है, ये एनस है। सेमिनल वेसिकल्स के बारे में हमने बताया है कि ये सेमिनल वेसिकल्स इजैकुलेटरी डक्ट है, और कॉपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। समझ में आ गया होगा ना, कि अब भी नहीं याद हुआ। चलो एक और फिगर आपको बताते हैं, इसमें तो आपको क्लियर हो ही जाना चाहिए। देखो, अब हो जाना चाहिए क्लियर इसमें आपको, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो, यहाँ से ये कहीं ना कहीं हमारा स्क्रोटल सैक था। ठीक है, यहाँ पे स्क्रोटम के अंदर ये था हमारा टेस्टिस, ये था हमारा स्क्रोटल सैक। समझ गए, ये है टेस्टिस, और ये वाली जो ऊपर की जो स्ट्रक्चर ये वाली जो आपको दिख रहा है ये कहीं ना कहीं एपिडिडेमिस है। ठीक ना, ये आपको एपिडिडेमिस हो गया, और ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये कहीं ना कहीं भास डिफेंस है, भास डिफेंस। ठीक ना, भास डिफरेंस। उसके बाद हो गया, आप ये आगे आओ तो ये आगे आके मिलती है सेमिनल वेसिकल्स के साथ, और ये कहीं ना कहीं ये वाली जो पार्ट है ये हो गया आपका इजैकुलेटरी डक्ट। यहाँ की ये जो पोर्शन, ये वाली जो पोर्शन है भास डिफेंस से मिलने के बाद की ये जो पोर्शन है, रुको आपको कलर चेंज कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। ये वाली जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाली पोर्शन है इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये इजैकुलेटरी डक्ट है। ठीक, ये यूरेटर जो कि किडनी से आता है, और ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और आपको तभी से बता रहे थे ना कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स ये है, तो अब देखो ये एक ही प्रोस्टेट ग्लैंड्स है ना। होता क्या है, ये जो डक्ट है ये डक्ट आपस में मिल के और इससे होते हुए, क्योंकि ये भी आती है इधर से और इधर वाला भी आता है इधर से, ठीक है, और इधर से ये भी आता है, और ये मिल के ये कहीं ना कहीं एक सिंगल डक्ट के फॉर्म में निकल के बाहर आता है। ठीक ना, जो कि कहीं ना कहीं ऐसे आता है। ठीक, तो इसीलिए रुको आपको फिर से मिटा के आपको हम अच्छे से बताते हैं ये, ताकि आपको ये वाला पूरे समझ में आ जाए। यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक ना, देखो ये इधर से आया, इस साइड वाले भी आएगा, और ये इधर से भी आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है अब। ये आएगा, आते हुए ये इधर आया,
इधर से आते हुए ये इधर आया और इससे होते हुए ये बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक ना। तो ये था कहीं ना कहीं हमारा मेन। तो ये आप समझ में आ गया होगा कि ये जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स एक ही ग्लैंड्स हैं, ये कॉपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं, ये आप जान चुके हो। मेनली हमें आपको इसमें दिखलाना था क्या कि देखो ये वाली ये जो रेड जिसके थ्रू हम लाए हैं ये तो केवल एक ही था। तो ये है कॉर्पस स्पोंजियसम, मसल्स का नाम है कॉर्पस स्पोंजियसम। ठीक है, और ये जो दो मसल्स आपको दिख रहा है ये है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पोंजियसम। आपको मेनली याद रखना है कि ये जो ग्लांस पेनिस है ये ग्लांस पेनिस कहीं ना कहीं हमारा कॉर्पस स्पोंजियसम का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, और इसी के ऊपर स्किन लग जाता है जिसे प्रीप्यूस भी बोलते हैं। तो वो आपका आगे हम देखेंगे। ठीक, इतना तो समझ में आ गया ना। अब अभी भी दिक्कत है तो बताओ कि हमें ये समझ में नहीं आया है तो हम और दूसरे फिगर की सहायता से तुम्हें बताएंगे। ठीक है, देखो अभी तक हमने जो भी पढ़ाया वो हमको लगता है आज के लिए काफ़ी है। बहुत हमने पढ़ाया है, अभी आप इतना कम से कम याद कर लो ना, यही काफ़ी है आज के लिए। ठीक ना, देखो कंटिन्यू पढ़ो, हमेशा जो पढ़ा रहे हैं उसको बार बार रिवाइज करो। क्योंकि कई सारे नेमिंग है जो पहले बार सुन रहे हो तो वो इतना आसानी से याद नहीं रहेगा, तो इसीलिए उसको बार बार पढ़ो, खुद याद हो जाएगा। ये 2-4 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक ना, बार बार लेक्चर देखते रहो, कभी ना कभी तो ये 2-4 बार देखोगे ना। और हमेशा खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करो, लिखने की कोशिश करो। अगर खुद से लिखोगे ना तो वो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक ना।